हेलो बच्चों, आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जेई मेल सीरीज में आज के सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। बेसिकली दो चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर और हेलो एल्केन हेलो एरीन। ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। The total number of mono-bromo derivatives formed by alkanes with molecular formula C5H12 excluding stereoisomer। तो आप ये ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्केन्स। C5H12 मॉलिकुलर फॉर्मूला से जितनी भी पॉसिबल अल्केन्स बन सकती है ना, उन सभी पॉसिबल अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं और उन सभी पॉसिबल अल्केन का मोनो-ब्रोमो डेरिवेटिव हमें बनाना है। अभी क्वेश्चन रिलेटिवली आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव आपको बनाना है ना, वो सब बस स्ट्रक्चरल काउंट करना है। किसी भी स्ट्रक्चर के जितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं वो सब काउंट हमें नहीं करना है, स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सक्लूड करना है। तो C5H12 वैसे इन्होंने बता रखा है कि अल्केन है, बाकी अल्केन के मॉलिकुलर फॉर्मूला से मैच करता है, इसलिए भी अल्केन होगा। और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला अप्लाई करके तो भी 0 आएगा। तो C5H12 ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें बनाना है विद ऑल सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन आइटम के लिए हम कितनी ओपन चेन स्ट्रक्चर बना पाते हैं? 3। एक तो पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। अब करना क्या है, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। तो बेसिकली कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करके एक ब्रोमीन लगाना है। तो कितने पॉसिबल डिफरेंट तरीके से ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो पेंटेन में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा सकते हैं या सेकंड पे लगा सकते हैं या थर्ड पे लगा सकते हैं। इधर से आप फर्स्ट पे लगाओगे तो 1 ब्रोमो पेंटेन इक्वल हो जाएगा। इधर से आप सेकंड पे लगा नहीं पाओगे, वरना इस साइड से जो सेकंड पे लगा है ना, जो 2 ब्रोमो पेंटेन बना है, इधर से सेकंड पे ब्रोमीन लगाने पे भी सेम 2 ब्रोमो पेंटेन ही मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो पेंटेन के ऊपर अगर आप ब्रोमीन एटम अटैच करोगे तो 3 डिफरेंट मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। सिमिलरली आइसोपेंटेन में अगर आप देखोगे ना, तो ये फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन हम अटैच कर सकते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, हर पॉसिबल कार्बन आइटम पे अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन अटैच करोगे तो आपको डिफरेंट मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। बस ये कार्बन आइटम आप और देख लो, इस कार्बन आइटम के रेस्पेक्ट में ये दोनों कार्बन आइटम एग्जैक्टली सेम है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन आइटम अटैच करेंगे और यहाँ पर वापस से एक ब्रोमीन आइटम अटैच करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम बनेंगे। आप चाहो तो इसको बना के देख सकते हो, यहां पर ब्रोमीन अटैच करो और यहां पर ब्रोमीन अटैच करो। इन दोनों का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे ना, एग्जैक्टली सेम आएगा क्योंकि दोनों कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है। नियोपेंटेन में मिडिल वाले कार्बन पे ब्रोमीन हम लगा नहीं सकते, वरना वैलेंसी 5 हो जाएगी। साइड में चारों कार्बन आइटम एग्जैक्टली सेम है, वहां पर एक ब्रोमीन हम लगा के एक सिंगल मोनोब्रोमो डेरिवेटिव हम बना पाएंगे। तो टोटल C5H12 का 3 पॉसिबल अल्केन है और उन तीनों पॉसिबल अल्केन में ब्रोमीन एटम लगाने से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स आपको मिल रहे हैं। 8 डिफरेंट मोनोब्रोमो प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये थोड़ा सा सवाल तभी मुश्किल होता है जब इंडिविजुअली यहाँ पे ये पूछा जाता है कि टोटल आइसोमर कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो फिर हमें क्या करना पड़ता, ये सारे के सारे 8 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स की स्ट्रक्चर बनानी पड़ती और हर स्ट्रक्चर के हमें टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करने पड़ते। फिलहाल ये सब नहीं करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया अपने पास, टोटल 8 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर C5H12 अल्केन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द करेक्ट प्रोडक्ट आर। तो ये सीक्वेंस हमें दे रखा है 1 2 3, 3 रिएजेंट के साथ हमें बेंजीन का रिएक्शन करना है, फाइनली क्या बनेगा। तो रिलेटिवली मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तो काफी इजी है। बेंजीन के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Br2Fe, यहां से हमें मिलेगा Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैच होगा। बेंजीन में फिलहाल सारे कार्बन आइटम इक्वल है, तो बेंजीन के किसी भी कार्बन आइटम पे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आएगा ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट स्टेप, Mg और ड्राई ईथर के साथ इसका रिएक्शन करना है। तो ये आपको याद दिलाएगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन का, Rx प्लस Mg RMgX। तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड हमें यहां से ब्रेक करके और MgBr वाला बॉन्ड बना देंगे।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन का मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड होगा इसका नेचर आयनिक होगा, तो आप इसे इस तरीके से आयंस में ब्रेक डाउन करके लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgx क्या प्रोवाइड करवाता है? आर नेगेटिव MgX पॉजिटिव। आर नेगेटिव क्या हो गया? बेसिकली कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा बेस। तो सिमिलरली अपने पास बेंजीन के किसी कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3OH के साथ। CH3OH में हाइड्रोजन एटम विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ये एसिडिक प्रोटॉन है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी पावरफुल बेस। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस, और सिंपल आंसर आएगा। ये कार्बन नेगेटिव इस एसिडिक H+ को हटाएगा, तो कार्बन के ऊपर आ गया हाइड्रोजन, तो ये बेंजीन ही बन गया वापस से। और यहां से कौन सा आयन बचा? MgBr पॉजिटिव। यहां से H+ हटाएंगे तो क्या बचा? CH3O-। तो यहां पर जो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल था। एक स्टेप हमने ये यूटिलाइज किया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक बार अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हमें याद आनी चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। R मतलब अल्काइल ग्रुप ना, तो अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव एक बहुत ही पावरफुल बेस होता है और बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर भी बेस की जरूरत पड़ती है वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, जहां पर भी न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है वहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया जा सकता है। क्लियर? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मेजर प्रोडक्ट P ऑफ द अबव रिएक्शन। ओके, तो बेंजीन है, ब्रोमीन है, अल्कीन है और रिएक्शन करवा रखी है HBr के साथ। तो ये तो हो गया एसिड का रिएक्शन, अब अल्कीन के ऊपर करेंगे, अल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर आपको एक पेरोक्साइड का प्रेजेंस भी दे रखा है, और ये पेरोक्साइड की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसी है? बेंजीन C डबल बॉन्ड और 2 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑक्सीजन एटम्स, तो ये रहा अपने पास पेरोक्सिल लिंक। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का जो एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। बेसिकली आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, H+ और Br- अटैच करना है यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये अपने पास हाइड्रोकार्बन में अल्कीन का रिएक्शन आ गया। तो पहली स्टेप तो आपको ये करनी पड़ेगी, इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूं। ये बेंजीन हो गया, यहाँ ब्रोमीन है, कार्बन आइटम पे इधर H+ लगाओ, इधर Br- लगाओ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करके ये एडिशन प्रोडक्ट मैंने बना दिया। अब अगली स्टेप देखते हैं। COF2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो COF2 क्या प्रोवाइड करेगा? F- न्यूक्लियोफाइल। ये अभी अपने पास अल्काइल हैलाइड बन चुका है। अच्छा, इसको आप और अच्छे से देखो, ये अल्काइल हैलाइड होने के साथ साथ अराइल हैलाइड भी है। अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है? SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। लेकिन अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाता है, अराइल हैलाइड पे उतना इजीली नहीं हो पाता है। वरना आप यहां पर भी SN रिएक्शन करवा सकते थे। अराइल हैलाइड में इजीली क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हैलोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, इसीलिए कार्बन हैलोजन का ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो यहां पर एसन इतना इजीली नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर लेगा, लेकिन कार्बन ब्रोमीन का पार्शियल डबल बॉन्ड अगर ब्रेक ही नहीं होगा तो लिविंग ग्रुप लीव कैसे करेगा? तो सिंपल रिएक्शन है। और अल्काइल हैलाइड में जहां पर अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं उसको स्वार्ट्ज रिएक्शन भी बोलते हैं, और उसमें न्यूक्लियोफाइल F- के लिए COF2 का यूज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक, लिविंग ग्रुप लीव, प्राइमरी हैलाइड है तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 में कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं होते, सीधा न्यूक्लियोफाइल अटैच किया, लिविंग ग्रुप को हटा दिया। तो इसका पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा अपने पास? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। क्लियर? इसमें दोनों रिएक्शन का यूटिलाइजेशन हो गया। एक तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है HBr का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अल्कीन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, उस रिएक्शन का भी इस्तेमाल हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन का भी इस्तेमाल हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन आर। ओके, रिएक्शंस में अपने पास अल्कोहल है और यहां पर अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, ये तो सीधा याद आ गया, एसिड के साथ आपने अल्कोहल को हीट किया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इवन एलिमिनेशन होगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा सेडजेफ अल्कीन। और ये हो गया अपने पास अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किया है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन क्या है? बहुत ही पावरफुल बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ ये बल्कि बेस भी है। स्ट्रॉन्ग बेस और अल्काइल हैलाइड किसको फेवर करता है? एलिमिनेशन E2 को। तो एलिमिनेशन E2 का जो प्रोडक्ट है यहां पर भी अल्कीन बनेगा। तो एक बार ये प्रोडक्ट हम बना के देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शन हमें करनी आती है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट के चांसेस मुझे लग नहीं रहे। पहले स्टेप में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देता है, OH2+ में कन्वर्ट होता है। OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा भी नहीं। अब अगली स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन होता है, उस बीटा कार्बन से H+ हटाता है। बीटा और अल्फा कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस साइड से अगर आप H+ हटाओगे तो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब सेडजेफ अल्कीन, और वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो पहली रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमने बना लिया। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे अल्कोहलिक की KOH होता है। तो अल्काइल हैलाइड में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने पर एलिमिनेशन E2 होगा। अच्छा, एलिमिनेशन E2 में भी मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है? सेडजेफ प्रोडक्ट। लेकिन आपको एक कंडीशन पता होगी, अगर एलिमिनेशन E2 रिएक्शन करवाते समय जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बल्कि बहुत बड़ी साइज का भी है, तो उस केस में हॉफमैन अल्कीन मेजर मिलती है। हॉफमैन अल्कीन मेजर मिलती है। बाकी अल्काइल हैलाइड में जो एलिमिनेशन E2 है उसका आंसर बड़ा इजीली आता है। जहां पर अपना हेलोजन है दैट इज अल्फा कार्बन, एडजेसेंट इज बीटा कार्बन। तो यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं β1 और β2। तो β2 से अगर H+ हटाएंगे और अल्फा और β2 के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, दैट विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। वो तो सर्जिफ अल्कीन हो जाएगी, वो यहाँ पर माइनर क्वांटिटी में मिलेगी। हॉफमैन अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो आपको β1 वाले कार्बन से H+ हटाना है और अल्फा और β1 वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। सो दिस सर्जिफ अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब ये देखते हैं ये कहां पे दे रखा है। ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन से अपने दोनों चीजें रिवाइज हो गई, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड कि जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करता है तो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन E2 होता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following compound will form precipitate with aqueous AgNO3 solution most readily? रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है। AgNO3 के साथ कौन सा कंपाउंड मोस्ट इजीली प्रेसिपिटेट बनाएगा? तो एक बात बताइए, सिल्वर का ये जो AgNO3 सॉल्ट है ये पानी में सॉल्युबल होता है, तो एक्वा सॉल्यूशन में आपके पास Ag+ आयन होंगे। अच्छा, Ag+ आयन अगर अपने पास कभी भी ऑर्गेनिक में आता है ना, तो Ag+ आयन पता है क्या है? हैलाइड आयंस की तलाश करता है, Cl-, Br-, I-, क्योंकि Ag+ Cl- के साथ कंबाइन होके AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाना चाहता है, Ag-Br पेल येलो प्रेसिपिटेट बनाना चाहता है, या I- को हटा के Agi येलो प्रेसिपिटेट बनाना चाहता है। तो उसी प्रेसिपिटेशन की बात चल रही है। Ag+ Br- को हटाएगा, तो Br- हटाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। Br- प्लस Ag+, तो जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, अगर ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी। सिंपल सा आंसर आ गया। Ag+ की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बनना ही बनना। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? तो ये बी ऑप्शन में ही सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, लॉन पेयर गैप और पॉजिटिव नाइट्रोजन का प्लसम लग रहा है, और प्लसम इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। ए वाले में भी क्या है, अगर आप Ag+ Br- को रिमूव करता है तो यहां पर भी ये कार्बोकेटाइन बनता है जिसमें ऑक्सीजन का लॉन पेयर प्लसम लगा रहा है, लेकिन OR का प्लसम या फिर अमीनो ग्रुप का प्लसम ज्यादा अच्छा होता है। तो ज्यादा बेटर प्लसम की वजह से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगा, और जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन वहां उतना ही ज्यादा आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे नहीं लग रहा कि और कहीं पे आने वाला है।
इतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन और कहीं नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। काफी सारी रिएक्शंस यहाँ पे दे रखी है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड विच ऑफ दीज रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस सेडजेफ प्रोडक्ट। अच्छा, यूजुअली E1 एलिमिनेशन हो या E2 एलिमिनेशन हो, प्रोडक्ट हमें सेडजेफ अल्कीन ही मेजर मिलता है। एक दो कंडीशन आती है ना जहां पे सेडजेफ अल्कीन मेजर नहीं मिलता, हॉफमैन अल्कीन मेजर मिलता है। तो यही आपको चेक करना है कि क्या उन कंडीशंस के बारे में कोई रिएक्शन दे रखी है। सो फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल है और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, E1 एलिमिनेशन, हमेशा सेडजेफ अल्कीन ही मेजर मिलता है। मुझे इसका प्रोडक्ट बनाने की भी कोई टेंशन नहीं है, बिना प्रोडक्ट बनाए भी बता सकते हैं कि यहाँ पर सेडजेफ अल्कीन ही मेजर मिलेगा। वो बस एक E2 वाला जो केस होता है ना जिसमें बल्की बेस आ जाता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस देयर विल बी हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर। अच्छा, सेकंड है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड के साथ सिंपली E2 एलिमिनेशन करेगा और E2 एलिमिनेशन में भी कौन सा प्रोडक्ट मेजर मिलता है, सेडजेफ। क्योंकि अल्कोहलिक KOH में जो OH माइनस आयन है ये स्मॉल बेस है, स्ट्रॉन्ग है अल्कोहलिक KOH वो अलग बात है, लेकिन उसका जो साइज है ना वो स्मॉलर साइज है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो अल्कोक्साइड आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ बल्की बेस भी होता है, और बल्की गैस के केस में नॉर्मली रिएक्शन तो E2 ही होगी, लेकिन हॉफमैन अल्कीन मेजर आएगा। हॉफमैन अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो सी वाले में तो चलो हॉफमैन मेजर हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब ऑप्शन नंबर डी में भी बात कर लेता हूं, इसको मैं बना देता हूं एक बार। 2CH3 है, OH, यहां पे H ऐसे बना देता हूं मैं। अच्छा, ये तो एल्डोल प्रोडक्ट ही है, और एल्डोल कंडेंसेशन में OH और इस कार्बन से H हम हटाते हैं तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आता है, क्योंकि ये जो बनने वाली एल्कीन है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसीलिए हम ये एल्कीन बनाते हैं। तो हम यहां से H हटाते तो ये एल्कीन आती, और दैट एल्कीन विल बी लेस स्टेबल, और दैट एल्कीन वुड हैव बीन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो यहां से अगर अपन एल्कीन बनाते तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता और उसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते। लेकिन यहां से तो ये सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर मिल रहा है, क्योंकि हम पाई बॉन्ड इधर ही बनाएंगे। इसी तरीके से H2O का कंडेंसेशन करवाएंगे ताकि जो पाई बॉन्ड बने वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। तो यहां पर भी हमें सेडजेफ अल्कीन ही मेजर मिला है। तो फर्स्ट और सेकंड सेडजेफ अल्कीन मेजर है, हॉफमैन अल्कीन मेजर बनने का वहां चांसेस ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी में बल्की बेस के साथ अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे तो हॉफमैन अल्कीन मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑप्शन नंबर डी एल्डोल कंडेंसेशन का लास्ट स्टेप है ये, यहां पर भी आपको सेडजेफ अल्कीन ही मेजर मिला है। तो केवल एक ऑप्शन नंबर सी रह गया जहां पे अपने पास सेडजेफ अल्कीन मेजर आ सकता है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। यहां से एक ये रिएक्शन भी याद आ गई तुम्हें कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो लास्ट स्टेप होती है वो रिमूवल ऑफ वाटर ही है। तो जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो OH और H को हटा के जो अल्कीन बनाते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन वाली अल्कीन बनाते हैं, क्योंकि वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती। अब अगर वो सेडजेफ है तो भी ठीक है, और अगर वो हॉफमैन है तो भी ठीक है। तो फिलहाल तो अपने पास वो हॉफमैन अल्कीन नहीं है, सेडजेफ अल्कीन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं हुआ। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन में क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड के ऊपर कौन सी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 में। SN में अपने पास मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है, SN1 SN2, और एक और होता है एलिमिनेशन रिएक्शन E2 में एलिमिनेशन रिएक्शन में दो मैकेनिज्म होते हैं, E1 और E2। तो अल्काइल हैलाइड की ये जो रिएक्शंस दे रखी हैं इनके ऊपर सवाल बना के रखा है। तो सवाल बेसिकली क्या है, अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो दे रखा है Ks, और एलिमिनेशन का अगर पाथ आप चूज करते हो तो उसके लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है Ke। जो रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा होगी उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा आ जाएगा। जैसे मान लो अगर SN रिएक्शन फेवर करता है तो Ks की वैल्यू ज्यादा होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है तो Ke की वैल्यू ज्यादा होगी। चेक कर लेते हैं। प्राइमरी हैलाइड है, वैसे प्राइमरी हैलाइड में चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ही क्यों ना अटैक करे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के ही प्रोडक्ट मेजर आते हैं, एलिमिनेशन के प्रोडक्ट माइनर आते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं, Z माइनस जिसका अटैक हम करवा रहे हैं ना, तो ये Z माइनस अपने पास क्या है, एक तो है इथॉक्साइड आयन और एक अपने पास है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन।
तो ये बेसिकली बल्कियर बेस हो गया। तो ये किसको ज़्यादा फेवर करेगा? एलिमिनेशन E2 को ज़्यादा फेवर करेगा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ आंसर बताना है। आंसर चूज कर लेते हैं, क्या है यहां पर रेट कांस्टेंट Ks और Ke आपको दे रखा है, द रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, और आपको म्यू की वैल्यू बतानी है, और म्यू आपको दे रखा Ks बाई Ke का रेशो। ओके, तो ये रेशो ज्यादा कब होगा? ये रेशो ज्यादा होगा जब Ks ज्यादा होगा, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा, और रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, एलिमिनेशन कम होगा। तो एलिमिनेशन को कौन फेवर करेगा? ये बल्कि बेस। तो बल्कि गैस के केस में एलिमिनेशन ज्यादा होगा और रेट कांस्टेंट Ke ज्यादा होगा, म्यू की वैल्यू कम आ जाएगी। लेकिन ये जो थोड़ा स्मॉलर बेस है ना, इथॉक्साइड आयन, यहाँ पर मान लो कि सब्स्टिट्यूशन अगर ज्यादा होगा तो Ks की वैल्यू ज्यादा आएगी, और Ks बाई Ke में ये रेशियो ज्यादा हो जाएगा, म्यू। तो चेक करेंगे म्यू बी और म्यू ए। अच्छा, म्यू बी एंड म्यू ए। तो बी में ही अपने पास बल्कि बेस है, यहां पर एलिमिनेशन ज्यादा होगा, एलिमिनेशन ज्यादा होगा तो म्यू बी का जो वैल्यू है वो लेस आएगा, और म्यू ए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर आएगा। तो म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी, इन दोनों में से अपने पास एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। और दूसरा दे रखा है रेट कांस्टेंट के का भी कंपैरिजन है कि दोनों में एलिमिनेशन ज्यादा कहाँ होगा। तो जहां पे बल्कि बेस ज्यादा होगा वहां पर रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट के भी ज्यादा होगा। तो Ke for the B is greater than Ke for the A. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अच्छा, ये बात आप अच्छे से देख लेना कि जैसे मान लो कि ये दोनों स्ट्रॉन्गर बेस है, बस एक का साइज बल्कि है, और अल्काइल हैलाइड जिसके साथ आप रिएक्शन कर रहे हो ना वो प्राइमरी हैलाइड है। तो अगर ओवरऑल प्रोडक्ट की मैं बात करूं ना कि एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट में मेजर कौन सा होगा, तो प्राइमरी हैलाइड के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे बल्कि बेस हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस क्यों ना हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट ही मेजर होते हैं। जैसे मान लो किसी में सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट 52% मिल गए तो 48% एलिमिनेशन के प्रोडक्ट भी होंगे। तो यहाँ पे उसी रेशियो पे बात चल रही है कि कहाँ पर एलिमिनेशन के प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे। तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट तभी ज्यादा होंगे जब वहां पे बल्कि बेस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मेजर प्रोडक्ट Y, फाइनल प्रोडक्ट हमें बताना है। आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या रिएक्शंस है। अल्काइल हैलाइड है, या तो एसन होगा या एलिमिनेशन होगा, और इन्होंने हमें दे रखा स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोक्साइड आयन, तो एलिमिनेशन होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस में भी कौन सा एलिमिनेशन होगा? E2, जहां पर अपने पास हेलोजन है दैट इज अल्फा कार्बन, एडजेसेंट इज बीटा कार्बन। स्मॉलर बेस है, कोई बल्कि बेस नहीं है, तो हॉफमैन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट नहीं आएगा। सिंपली सेटजेफ अल्कीन जो मेजर आता है वही मेजर आएगा। तो बीटा 2 वाले कार्बन वाली साइड से आपको H हटाना है। तो ये अपने पास ये अल्कीन बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और सिंपली आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने के लिए रिएजेंट HBr दे रखा है। ये भी बात आप नोटिस किया करो कि जिस कंपाउंड के ऊपर जो रिएक्शन हो सकती है ना, उसी रिएक्शन को करवाने के लिए सूटेबल रिएजेंट देना पड़ता है। अब जैसे अल्कीन है, अल्कीन के ऊपर अगर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती तो उस टाइप का रिएजेंट देने से क्या फायदा है? रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। अब अल्कीन पे थोड़ी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो अल्कीन के साथ कैसे दिया जा सकता है? अल्कीन के ऊपर एसिड का एडिशन होता है, हेलोजन का एडिशन होता है, तो वही सब आपको दिया जाएगा। पहले स्टेप में अल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन H+ को देता है, H+ इस कार्बन पर अटैच होगा ताकि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बने, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, तो फाइनल स्टेप में कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे Br- अटैच होगा। सो दिस 3 डिग्री ब्रोमाइड विल बी मेजर प्रोडक्ट। सो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर एकदम। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अगेन यहाँ पे भी सिंपली बस मेजर प्रोडक्ट ही बताना है। तो पहले अपने पास क्या है? HBr का एडिशन कहां होगा? अल्कीन के ऊपर। क्या आपके पास अल्कीन है? यस, अल्कीन तो है यार, बना के देखते हैं इसको। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है? अल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, H+ अटैच होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा।
H प्लस यहाँ अटैच होगा, कार्बोकेटाइन इधर बना लो, फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर अगली स्टेप में Br माइनस अटैच हो जाएगा। तो आप चाहते तो डायरेक्ट ही HBr का एडिशन करके आंसर बना सकते थे। नेक्स्ट अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH तो E2 एलिमिनेशन करता ही है, बहुत फेमस है ये तो। अल्काइल हैलाइड में E2 एलिमिनेशन करवाने के लिए सबसे जो ज्यादा रिएजेंट यूज करता है वो अल्कोहलिक KOH यूज करता है। सेकेंड नंबर पे क्या यूज करता है, NaNH2। थर्ड नंबर पे अल्कोक्साइड आइंस, फिर उसी अल्कोक्साइड आयन में एक टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन दे देते हैं जो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बल्की हो जाता है। तो बल्की बेस के केस में फिर सेडजेव छोड़ के हॉफमैन अल्कीन मेजर आने लग जाती है। ठीक है, एलिमिनेशन ये अल्फा और ये बीटा। अच्छा, इसमें भी अल्फा और बीटा। एलिमिनेशन अल्काइल क्लोराइड के लिए भी हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए हो जाएगा। तो माइनस HCl एंड माइनस HBr, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। अच्छा, ये पाई बॉन्ड वैसे ठीक है, इस बीटा कार्बन से अगर आप यहाँ से छोड़ दो, इस बीटा कार्बन से अगर आप H प्लस हटाओगे तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। और ये जो कंपाउंड है ना, ये कीटो फॉर्म है, एल्डिहाइड कीटोन, C डबल बॉन्ड हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक बार इनोल फॉर्म बना के देख लेना चाहिए। तो अगर आप इसका इनोल फॉर्म बनाओगे ना, अगर हम इसका इनोल फॉर्म बनाएंगे तो ये बनेगा। और जनरली वैसे तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इस कंपाउंड के लिए इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। व्हाई? बिकॉज इनोल फॉर्म इज एरोमेटिक। तो आपको इस कंपाउंड को इस फॉर्म में चेंज करके आंसर देना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको क्या यूटिलाइज करना पड़ा कि जो कंपाउंड अपने पास बना रहा वो एक कीटो फॉर्म मतलब C डबल बॉन्डो था, आप उसका इनोल फॉर्म बना के एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसका इनोल फॉर्म एरोमेटिक बन रहा है। और इन केस इनोल फॉर्म इज एरोमेटिक देन इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। कंपाउंड A gives a white precipitate when warmed with alcoholic AgNO3। यार व्हाइट नहीं है, येलो प्रेसिपिटेट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ब्रोमीन है। तो Ag प्लस Br माइनस को अगर कंज्यूम करता भी है तो पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ए, दिस कंपाउंड ए, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे दैट गिव्स एन एसिड C8H6O4। B, इस एसिड का नाम रख दिया आपने B कैन इजिली फॉर्म हाइड्राइड एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A। तो बेसिकली C8H9Br, ये जो कंपाउंड A है हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। और ये बता रखा है कि इसमें Ag प्लस Br माइनस को हटा के AgBr प्रेसिपिटेट बना सकता है। और इस कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसको फर्दर हीट करने पर एनहाइड्राइड बन सकता है। तो ये ऐसा साफ ही दिख रहा है, सारे के सारे जो कंपाउंड दे रखे उनमें एक बेंजीन बना रखा है और बाकी जो 2 कार्बन आइटम है और ब्रोमीन आइटम है वो बेंजीन पे अटैच कर रखे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट ऑप्शन पे ट्राई करते हो ना, तो फर्स्ट ऑप्शन पे अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या Ag प्लस यहाँ से Br माइनस को खा सकता है? यस, अल्काइल हैलाइड है, Br माइनस को हटाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Ag प्लस यहाँ से Br माइनस को हटा के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर सकता है। क्या आप इसके ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन के अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज होने पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड को हीट करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कंडेंसेशन होगा और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कंडेंसेशन करने पर एनहाइड्राइड बनेगा। अब यहाँ पर वो एनहाइड्राइड नहीं बनने वाला, क्योंकि ये जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हैं बेंजीन में मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो जो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा ना वो 6 मेंबर से ऊपर की रिंग बन जाएगी, दैट इज अनस्टेबल। तो ये ऑप्शन तो अपने पास आंसर हो नहीं सकता। तो साफ साफ लग रहा है कि इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। यहां से आप Br माइनस भी हटा सकते हो, Ag प्लस Br माइनस हटा सकता है क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बेंजीन का ये जो बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आप अगर इसे हीट करोगे तो इसका साइक्लिक एनहाइड्राइड भी बन जाएगा। यहाँ पर जो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा उसमें 5 मेंबर रिंग बनेगी। अच्छा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेसिफिकली एक कॉमन नेम होता है, टेरेप्थिलिक एसिड या थैलिक एसिड। तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड और थैलिक एसिड को आप हीट करोगे तो थैलिक एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो जैसे इसने बोला था ना कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है
और उसको हीट करने पर एनहाइड्राइड में चेंज हो जाता है। वहीं से मुझे आइडिया लग गया था कि बेंजीन के ऊपर 2 COOH ऑर्थो पोजीशन पे होंगे, क्योंकि अगर ये ऑर्थो पे होंगे तभी साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये तो काफी लंबा सवाल लग रहा है। टू आइसोमर्स ए एंड बी विद द मॉलिक्यूलर मास 184। ओके, कॉम्पोजिशन आपको दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। हालांकि इस कॉम्पोजिशन से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव नहीं करने वाले, हमारे पास ऑप्शंस है, हम ऑप्शंस के हिसाब से ही काम करेंगे। तो कॉम्पोजिशन ये है, गिव बेंजोइक एसिड एंड ब्रोमोबेंजोइक एसिड रेस्पेक्टिवली ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अच्छा, तो बेसिकली बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन के आगे कुछ कार्बन होना चाहिए, और सिमिलरली यहां पे एक ब्रोमीन ऑलरेडी बेंजीन के साथ होना चाहिए और आगे एक कार्बन होना चाहिए, ताकि जब आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज करवाओ तो ये कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन COOH तक ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ए वाला जो सब्सटेंस होगा ना, उसके ऑक्सीडेशन से आपको बेंजोइक मिल जाएगा, और बी वाला जो सब्सटेंस होगा उसके ऑक्सीडेशन से ब्रोमो बेंजोइक मिल जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, करेंगे चूज। ए इज ऑप्टिकली एक्टिव and gives a pale yellow precipitate, okay, when warmed with alcoholic AgNO3 and Br। तो A और B दोनों क्या हो सकते हैं? आइसोमर A यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव भी है और पेल येलो प्रेसिपिटेट देगा जब AgNO3 के साथ हीट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आइसोमर A में, यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, अभी तक तो ये आइडेंटिफाई किया कि बेंजीन में आगे एक बेंजाइलिक कार्बन होना चाहिए ताकि उस कार्बन के ऑक्सीडेशन से आपको COOH मिले, और अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसके ऊपर एक ब्रोमीन भी होना चाहिए ताकि Ag प्लस Br माइनस को खाएगा तभी AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, और ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा बने, स्टेबल। और स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसा होगा कि ये कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ रेजोनेंस करे, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन होना चाहिए। अब तलाश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शन अपने पास है। जैसे कि आप इस ऑप्शन को तो वैसे ही टिक कर सकते हो, हटा सकते हो, क्योंकि इसमें अपने पास बेंजाइलिक कार्बन दो है। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजीन के ऊपर एक COOH नहीं होगा, 2 COOH हो जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे। जबकि इसने साफ साफ बोला है कि ऑक्सीडेशन के बाद एक में ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा और एक में बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड में एक ही COOH होता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब इसमें हम ऑप्शन नंबर कौन सा ट्राई करें? ऑप्शन नंबर सी ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है, ये बेंजीन है, इसमें कार्बन पे हाइड्रोजन और CH3 लगा हुआ है, और सेकंड ऑप्शन में है यही 2 कार्बन इथाइल के रूप में लगा रखे हैं और पैरा पे ब्रोमो लगा हुआ है। ठीक है, तो काइरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया सिंगल काइरल सेंटर की वजह से, और यहां पर अगर आप इसका Ag प्लस के साथ रिएक्शन करोगे तो Ag प्लस Br माइनस को हटा भी सकता है, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। सिमिलरली यहां पर भी अल्फा कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमीन एज इट इज बेंजीन पे रहेगा। तो ये तो रिएक्शन में जो भी अपने पास ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं कि ये रिएक्शन करने पे ये बनता है, सारी चीजों को सेटिस्फाई कर गया। तो ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा और कोई ऑप्शन है? ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर डी जैसे नहीं हो सकते ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में कभी भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पर पेल येलो प्रेसिपिटेट बन ही नहीं सकता। Ag प्लस यहां से Br माइनस हटा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अराइल हैलाइड है, और अराइल हैलाइड में एरोमेटिक रिंग बेंजीन से जब हेलोजन कनेक्ट होता है तो वहां पर कार्बन हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड को अपन ब्रेक कर ही नहीं सकते, तो वहां पर रिएक्शन ही नहीं होगी। देख लो आप, लॉन पेयर, गैप एंड पाई, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से कभी भी आप इस तरीके से अराइल हैलाइड से हैलाइड आयन रिमूव नहीं कर पाओगे। तो यहां पर AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, इस टाइप का अपने पास आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। When ethanol is heated with concentrated H2SO4, ethanol 2 कार्बन 1 OH, concentrated H2SO4 के साथ आप इसे हीट कर रहे हो, a gas is produced, then the compound formed
when this gas is treated with cold aqueous dilute solution of Bayer's reagent। यहाँ पर गैस ए प्रोड्यूस हो रहा है और आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 के साथ करवा रहे हो, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, बेयर्स रिएजेंट भी उसको बोलता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट, ये तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में काम आएगा। और यहाँ तो बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, जिस कार्बन पे OH है उसके बगल में एक ही कार्बन है, तो H2 रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इथीन। अब आप ये बताओ ये KMnO4 क्या करता है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, अल्कीन वाले सेक्शन में पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोक्सिलेशन वाला एक पार्ट आता है, कुछ रिएजेंट आपको बताए जाते हैं जो अल्कीन में पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो OH अटैच करते हैं। इसमें से कोई रिएजेंट तो सिन डायरेक्शन में अटैच करता है और कोई रिएजेंट ऑपोजिट एंटी डायरेक्शन में अटैच करता है। तो बेयर्स रिएजेंट ठीक यही काम करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों कार्बन आइटम पे OH अटैच करेगा, सिन साइड सेम साइड। हालांकि यहाँ पे उससे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो कायरल बन नहीं रहा है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे होगा नहीं। तो 2 कार्बन 2 OH ये कंपाउंड बनेगा, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल। अच्छा, इसका कॉमन नेम ग्लाइकोल है ना, ग्लिसरॉल किसका कॉमन नेम होता है, सोच के बताओ। 3 कार्बन 3 OH उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल या उसको बोलते हैं ग्लिसरीन। तो 3 कार्बन 3 OH ये कॉमन नेम है, बाकी वैलेंसी पूरा करके कंपाउंड पूरा बना सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 1.84 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड मतलब बहुत सारे OH हैं इसमें, पता नहीं कितने सारे होंगे, और 1.84 मिलीग्राम यह सब्सटेंस अपने पास है। इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 92 ग्राम पर मोल। गेव 1.344 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, मतलब सूटेबल बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाया होगा, सोडियम मेटल के साथ करवा लो। और अगर इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन आइटम होगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो यहां से आपको हाइड्रोजन गैस कितनी मिल गई है, 1.344 ml एट STP। द नंबर ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने अल्कोहलिक हाइड्रोजन है, मतलब कितने हाइड्रोजन आइटम ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो एकदम आसान मोल कॉन्सेप्ट का सवाल लग रहा है। ये जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है ना, यही एसिडिक होता है, और यही एसिडिक हाइड्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोजन गैस में। तो हाइड्रोजन गैस आपको इतना दे दिया है और कंपाउंड का मोल आपको दे दिया है, इससे थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा। So this is 1.344 into 10 की पावर -3 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट 6 टाइम्स आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां ले जाता हूं तो 6 इंटू 10 की पावर -5 मोल्स आ जाएंगे ये। अच्छा, इस सब्सटेंस के कितने मोल हैं, 1.84 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 92, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर -5, 184 में 92 का डिवाइड करोगे 2, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मोल है वो है 2 इंटू 10 की पावर -5, और जो हाइड्रोजन गैस के मोल आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 6 इंटू 10 टू पावर -5। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने मोल है ना, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस के मोल 3 टाइम्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये कैसी बात हो गई कि एक सब्सटेंस है ए, उससे बी सब्सटेंस कितना मिल रहा है, 3 टाइम्स, इसके एक मोल से उसका 3 टाइम्स मोल मिल रहा है। अच्छा, सब्सटेंस में क्या है, H2। तो बताइए यहाँ पे 3H2 अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे बेसिकली 6 एसिडिक हाइड्रोजन आइटम्स होने चाहिए, ताकि ये 6 एसिडिक हाइड्रोजन आइटम्स यहाँ पे रिमूव होके 3H2 मॉलिक्यूल बना ले, या कंपाउंड का 3 टाइम्स मोल हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस हो जाए। तो 6 एसिडिक हाइड्रोजन आइटम्स अपने पास ओरिजिनली अल्कोहल में होने चाहिए, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है और इसमें केवल मोल कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन था। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी बिलो गिवन फॉर द बिलो गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पे जो रिएक्शन सीक्वेंस हमें दे रखा है ना, इस रिएक्शन के लिए मेजर प्रोडक्ट ए और बी आपको बताना है। अच्छा ठीक है, अब आप इसमें आइडेंटिफाई करना कि एक रिएक्शन तो ऐसी दे रखी है जिसका आंसर आप डायरेक्टली बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, आप बेंजीन की रिएक्शन किया हुआ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ElCl3, तो ये हो गया फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन।
AlCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को हटाएगा, तो Cl माइनस को हटाएगा तो ये मिडिल वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब ये बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको आप क्यूमीन भी बोलते हो। और फिनॉल वाला जो चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर, उसमें फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए क्यूमीन ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो क्यूमीन ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट होता है, O2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO, एंड सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एग्जैक्टली वही दे रखा है। तो क्यूमीन ऑक्सीडेशन के बाद आपको ये क्या मिल जाएगा, एसीटोन प्लस फिनॉल। अच्छा, यहां पर ये आपने क्या रिएक्शन कर रखी है, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो बेसिकली पी जो कंसिडर किया है ना, ये इसी को किया है। तो ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज करवा देगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्विनोन, सॉरी क्विनोन बनाएगा ये। तो ये हो जाएगा अपने पास A। और फिनॉल की रिएक्शन अगर आप Br2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट करोगे तो यहां पर एक बार ब्रोमिनेशन होता है, Br2 से आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा Br+, और फिनॉल में OH लगा हुआ है, OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। और यहीं पर Br2CS2 की जगह Br2 वाटर होता, तो यहाँ पर Br+ बेसिकली ज्यादा बार अटैक करता है और ट्राइब्रोमोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट आने वाला था, फिलहाल आ गया मोनोब्रोमोफिनॉल। तो अब ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास कंपाउंड बी। तो कंपाउंड ए एंड बी आपको बताना है। तो कंपाउंड ए एंड बी, ए तो ये हो जाएगा क्विनोन और बी हो जाएगा पैराब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अच्छा, कंपाउंड ए हो जाएगा क्विनोन, कंपाउंड बी हो जाएगा पैराब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Compound is heated with concentrated Hi to give a hydroxy compound A, and which is further dehydrated with zinc dust to give a compound B। अरे ये ऐसे ही पता चल गया। जिंक डस्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, फिनॉल। फिनॉल के साथ जब जिंक डस्ट डालते हैं तो फिनॉल के ऑक्सीजन को जिंक खा जाता है और क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस बेंजीन। लेकिन देख लेते हैं कि फिनॉल बनता भी है या नहीं बनता है, वरना जिंक डस्ट का हम करेंगे क्या। तो ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन HI के साथ कर रहा है। ईथर क्लीवेज विद HI, इसका मैकेनिज्म तो हमें एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जो ईथर का HI के साथ क्लीवेज होता है, तो ईथर बेसिकली दो हिस्सों में टूट जाता है, एक बनता है अल्कोहल, एक बनता है अल्काइल आयोडाइड। कौन सा हिस्सा अल्कोहल और कौन सा हिस्सा अल्काइल आयोडाइड बनता है, इसके लिए मैकेनिज्म फॉलो करना हो तो ईथर का जो क्लीवेज है ना, वो SN1 SN2 दोनों तरीके से हो सकता है। क्या स्टेप्स होती है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। अब ये ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त थोड़ी करता है। अब बात क्या होती है कि अगर इस ऑक्सीजन से लगा हुआ ये अल्काइल ग्रुप या फिर ये अल्काइल ग्रुप, दोनों में से कोई भी अगर एक 3 डिग्री है, दोनों में से कोई भी अगर एक 3 डिग्री है तो SN1 मैकेनिज्म होता है, और दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो SN2 मैकेनिज्म होता है। क्या इन दोनों में से कोई भी एक 3 डिग्री है, बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। और SN2 मैकेनिज्म होता कैसे कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है ठीक उसी समय पे लिविंग ग्रुप लीव करता है, साइमल्टेनियस होता है, सिंगल स्टेप में। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे और लिविंग ग्रुप लीव करेगा ठीक उसी समय पे। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, लिविंग ग्रुप फिनॉल, और आइसोप्रोपाइल में इस कार्बन पे लग जाएगा आयोडीन, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो ये तो हो गया अपने पास A, और फिर इसी का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो B हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो फिनॉल प्लस बेंजीन, फिनॉल प्लस बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अच्छा, ये SN2 जो रिएक्शन हुई है तो I- ने इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्यों अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक करके लिविंग ग्रुप फिनॉल को क्यों हटाया, न्यूक्लियोफाइल ने यहां क्यों नहीं अटैक किया इस जगह पे। भाई O पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये बॉन्ड कभी टूट ही नहीं आएगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड थोड़ा मजबूत है, इस साइड से ये बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं। जब भी बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कभी टूटेगा ही नहीं। वो ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई दे, बिकॉज इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड।
Now next question. So this is question number 16. The number of non-ionizable protons present in the product B. Non-ionizable protons present in the product B obtained from the following reaction. अच्छा, इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बी बनेगा ना, इसमें नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कौन होते हैं? जो एसिडिक हाइड्रोजन एटम होते हैं, जिनको एक्वस सॉल्यूशन में H+ के रूप में निकाला जा सकता है। चलो पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। अच्छा, अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ OH हटाओ Cl लगा, वही हुआ है, और फॉस्फोरस के ऊपर ये 3 OH आ जाते हैं, तो POH होल थ्राइस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन जाता है। तो ए हो गया फॉस्फोरस एसिड, इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करना है, तो ये बनाना है अपन को बी। अब बी क्या बनेगा? अब यहाँ पे आपको गैस करना काफी मुश्किल होगा, हालांकि ये रिएक्शन अपने पास है ना, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में दे रखा ही है, तो इतना भी मुश्किल नहीं होगा अगर अपन ट्राई करें तो। अच्छा, PCl3 क्या है? नॉन मेटल का हैलाइड है, कोवलेंट हैलाइड है, और कोवलेंट हैलाइड के केस में अपन एक रिएक्शन पढ़ते हैं ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट हैलाइड। क्यों हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस? क्यों? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो हैलोजन ही तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए कोवलेंट हैलाइड का हाइड्रोलिसिस इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं। इससे प्रोडक्ट क्या बनता है? ये जो फॉस्फोरस हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और फॉस्फोरस पे न्यूक्लियोफाइल वाटर से OH- अटैच होता है, Cl- लीव करेगा, तो Cl- के ऊपर H+ अटैच होगा, तो जो सेंट्रल एटम है ना, उसके ऊपर OH अटैच होते हुए चले जाएंगे, तो सेंट्रल एटम कन्वर्ट होगा ऑक्सी एसिड में। कौन से ऑक्सी एसिड में? तो उसकी भी एक ट्रिक है। और ये जो साइड एटम है ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस लीव करेगा, फिर उसके ऊपर H+ आएगा, वो कन्वर्ट होता है हाइड्रा एसिड में। और सेंट्रल एटम कौन से ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट होता है? उसकी ट्रिक क्या है कि आप ये जो PCl3 है ना, इसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, +3 है, तो +3 वाला फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड बनेगा, विच इज H3PO3। तो PCl3 को आप H3PO3 कंसिडर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस PCl3 कोवलेंट हैलाइड है, और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वो H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर H3PO3। ये मान लो PCl3 ने H3PO3 का मुखौटा पहन रखा है, तो H3PO3 प्लस H3PO3 दो ऑक्सी एसिड के यूनिट को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? डाइफॉस्फोरस एसिड बनेगा। उसी को और क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरो मतलब 2 एसिड -1 वाटर। और ये ऑक्सी एसिड के यूनिट्स को कैसे अपन जोड़ते हैं? पहले आप इस ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला बनाओ, फॉस्फोरस एसिड का, इसमें एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा, और किस तरीके से कंबाइन करेंगे? इनके दोनों OH फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में आप कंडेंसेशन करवा दो, H2 मॉलिक्यूल निकलेगा, बीच में अपने पास जो ब्रिजिंग ऑक्सिल लिंक है वो कौन सा आएगा? POP लिंक। अब बताइए, ये जो कंपाउंड है इसमें अभी भी आपके पास 2 OH है, मतलब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, और ये हाइड्रोजन एटम जो कि फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, दीज आर नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। यहां से जो अपने पास फॉर्मूला बन रहा है H4P2O5, ये जो एसिड है डाइफॉस्फोरस एसिड है, और डाइफॉस्फोरस एसिड में दो तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है और दो नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, तो आंसर आ जाएगा नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स आर 2। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक का कौन सा कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया है? हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट हैलाइड्स। तो जो सेंट्रल एटम होता है वो उसके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कौन से ऑक्सी एसिड में? ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेंटेन रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड X इज। ये कंपाउंड X हमें बनाना और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स काउंट करना है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कौन से होंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, बस उतना ही काउंट करना है। रिएक्शन की स्टार्टिंग की गई अल्कोहल से, और अल्कोहल का K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो अल्कोहल 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के कीटोन बना देगा। अगला कौन हो गया? बेंजीन, और उसके ऊपर MgBr, तो ये कार्बन नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल कार्बन नेगेटिव प्रोवाइड करवाता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद न्यूक्लियोफाइल बेंजीन मैंने अटैच कर दिया, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद O नेगेटिव, और अगली स्टेप में आपने
वाटर ऐड कर दिया तो O नेगेटिव वाटर से H+ हटाएगा, अल्कोहल बन गया। तो यही होता है। जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हो तो अल्कोहल बनाने के लिए तो करते हो, और एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही बार रिएक्शन होता है, क्योंकि एक बार रिएक्शन होने पर अपना जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो कंप्लीट और अल्कोहल बन जाता है। अब आगे क्या, H+ हीट। तो H+ हीट हो जाएगा अपने पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की क्या स्टेप्स होती है? सबसे पहली स्टेप में तो क्या होता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देता है ताकि OH कन्वर्ट हो जाए OH2+ में। OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाता है तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव। इवन एलिमिनेशन होता है बेसिकली। कार्बोकेटाइन में यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन इज ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप में जो भी अपने पास नेगेटिव आयन या बेस जो प्रेजेंट होता है रिएक्शन मिक्सचर में, वो बीटा कार्बन से एक H+ हटा देता है। तो H+ हटाने के बाद कार्बोकेटाइन और बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। इधर पाई बॉन्ड बनाओ या इधर पाई बॉन्ड बनाओ, सेम ही है, एक सिंगल अल्कीन आपको मिलने वाली है। और ये बेंजीन जो एज इट इज कनेक्टेड था। अब आप इसमें काउंट करो sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन कौन से होते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स आर हियर विच आर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे sp2 ही मिलेगा। तो ये सवाल तो रिलेटिवली आसान ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। दो स्टेप में अपने पास रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन की शुरुआत में अल्कोहल है। अच्छा, अल्कोहल का रिएक्शन देखो किससे बना के दे रखा है, CH3 बेंजीन SO2Cl। तो ये हो गया TS टॉसाइल ग्रुप, और TS पे लगा हुआ है Cl। TSCl के साथ रिएक्शन है ये। अल्कोहल एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, तो अल्कोहल पुअर लिविंग ग्रुप को अगर आप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो TSCl के तो साथ रिएक्शन करते हैं, और ऐसा करने से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कैसे होता है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो TSCl है इसमें Cl है, Cl एक लिविंग ग्रुप है, तो फिर अल्कोहल अपना न्यूक्लियोफाइल है, उसमें ऑक्सीजन एटम होता है, लोन पेयर होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक और लिविंग ग्रुप लीव। तो ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड हो गया? सल्फर से। अच्छा, ये सारे ओरिएंटेशन एज इट इज बनाना, क्योंकि यहां पर आपने अटैक किया नहीं है। O के ऊपर आ जाएगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर ये बेंजीन, और बेंजीन के आगे CH3। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि अगर ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसको क्या बोलते हैं? OTS बोलते हैं ना, OTS। OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये अपने पास एक मेथड होता है जिससे कि अल्कोहल को गुड लिविंग ग्रुप OTS में अपन चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अल्कोहल का रिएक्शन TSCl के साथ करवाना है। अब बताइए, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई अच्छा सा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, वहां कौन सी रिएक्शन हो सकती है? SN। और SN1 होगा कि SN2 होगा? वैसे तो वो अल्काइल हैलाइड की डिग्री पे डिपेंड करता है। अल्काइल हैलाइड में हैलाइड लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पर OTS लिविंग ग्रुप है, और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि DMF पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, किसको सपोर्ट करेगा? SN2 को। और न्यूक्लियोफाइल भी अपने पास अच्छा है, CN-, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक और लिविंग ग्रुप लीव। SN2 में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट क्या होता है? इन्वर्जन का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की बैक साइड से अटैक करता है। तो वेज का जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा? डैश। तो डैश पर CN- जोड़ दो। अब आपको यहाँ पे इतनी मेहनत जरूर करनी है कि ये जो प्रोडक्ट अपने पास बना है इसको ABCD ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। पहले तो क्या नहीं हो सकता, कौन सा प्रोडक्ट नहीं हो सकता? A, B और D ये सारे प्रोडक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इन A, B और D में जो CN और ये जो इथाइल ग्रुप है ना वो सेम साइड लगा हुआ है, या तो वेज वेज लगा हुआ है या डैश डैश लगा हुआ है, जबकि अपने पास जो प्रोडक्ट है ना उसमें वेज और डैश लगा हुआ है। तो आंसर इसका C ऑप्शन ही हो सकता है। अब आप बोलोगे कि हमने जो प्रोडक्ट बना है एकदम तरीके से वो C ऑप्शन जैसा तो दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको पलट के देख लो, एकदम C ऑप्शन जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर A, B और D बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दोनों जो कायरल सेंटर पे ग्रुप लगा रखे ना, या तो वो वेज वेज लगा रखे हैं या वो डैश डैश, जबकि हमने जो तरीके से आंसर बनाया उसमें एक वेज है और दूसरा डैश है। तो ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल कन्वर्ट ए टू बी। ओके, ए टू बी कौन कन्वर्ट कर सकता है? तो यहां पे एक पाई बॉन्ड है, अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही हम करवाएंगे, और ये कार्बन एटम सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक करके H और OH लगा लेते हैं। OH लगाने से क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन कर देंगे, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो इस कार्बन पे मुझे OH चाहिए, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर आप इस कार्बन पे H और इस कार्बन पे OH जोड़ना चाहते हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना पड़ेगा H प्लस और OH माइनस का, और वो कौन करता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देख लेते हैं, सी ऑप्शन में अपने पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है, उसके बाद पीसीसी ऑक्सीडेशन। पीसीसी ऑक्सीडेशन क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो अल्कोहल बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, उसको ऑक्सीडाइज करवा के एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्वेश्चन तो ना बिना ऑप्शन देखे ही कर दिया कि इस तरीके से आप इसको प्रोसीड करवा सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, वही बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। सिंथेसिस ऑफ एथाइल फिनाइल ईथर मे बी अचीव्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एथाइल हो गया ये और फिनाइल हो गया ये, क्या इस ईथर को हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अचीव कर सकते हैं क्या? तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के रिएक्टेंट आप याद करो। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में रिएक्टेंट क्या होता है? RO माइनस अल्कोक्साइड आयन और एक अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। तभी एसएन रिएक्शन होगा, क्योंकि अल्कोक्साइड आयन एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एलिमिनेशन करवा के मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बनाएगा। हमें बनाना ही नहीं है, हमें SN2 का प्रोडक्ट बनाना है, ये बनाना है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो प्रोडक्ट अपने पास क्या बनना चाहिए? ईथर। और ईथर तो तभी बन सकता है जब रिएक्शन SN2 हो, और SN2 रिएक्शन होने के लिए आपको यहाँ पर जो सेकंड अल्काइल हैलाइड है ना, वो कैसा रखना पड़ेगा? प्राइमरी। तो चेक करते हैं ये बन सकता है क्या। तो आपको इसको दो हिस्सों में बांट दो ऐसे, जैसे एक हिस्सा ये रख लो फिनॉक्साइड आयन, और एक ये रख लो एथाइल हैलाइड रख लो। हाँ, तो इथाइल हैलाइड प्राइमरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से इथाइल फिनाइल ईथर हम बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते, रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम इथॉक्साइड। ब्रोमोबेंजीन, तो बेंजीन पे ब्रोमो लगा दो, सोडियम इथॉक्साइड C2H5O माइनस यील्ड्स इथाइल फिनाइल ईथर। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रोमोबेंजीन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन जैसे ही अराइल ग्रुप पे लगता है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये सब नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करेगा लेकिन लीविंग ग्रुप लीव ही नहीं करेगा। तो इस रिएक्शन के माध्यम से तो हम ऐसा नहीं कर सकते, एथाइल फिनाइल ईथर नहीं बना सकते। तो दूसरा कॉम्बिनेशन एक्चुअली में इसका यही था ना, कि आपने फिनाइल को तो बनाया फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पे आप क्या करते हैं? फिनाइल को बना लेते फिनाइल हैलाइड, और उधर बना देते इथॉक्साइड आयन। तो इस कॉम्बिनेशन से तो एथाइल फिनाइल ईथर नहीं मिलेगा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से डेफिनेटली एथाइल फिनाइल ईथर मिलेगा। फिनॉक्साइड आयन में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी हैलाइड पे SN2 मेजर प्रोडक्ट आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, लीविंग ग्रुप लीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट वाइल रीजन इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, an organic compound A, compound C6H6O gives dark green coloration with ferric chloride FeCl3। तो FeCl3 का जो टेस्ट है वो तो फिनोल देता है, तो डेफिनेटली ये फिनोल ही है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डेफिनेटली ये फिनोल ही है। लेकिन फिनोल और जो न्यूट्रल FeCl3 है, ये दोनों मिलकर वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाते हैं, नॉट डार्क ग्रीन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, ओके, तो फिनोल का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म प्लस बेस से करवाओगे तो ये अपने पास रिमर-टिमन रिएक्शन है। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? सैलिसैल्डिहाइड, यही मेजर होता है। और माइनर क्या होगा? ये CHO ग्रुप आप पैरा पे लगा दो तो ये माइनर हो जाएगा।
क्लियर? तो सैलिसल्डिहाइड आपको बी मिल गया। द कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंपाउंड सी ऑन रिएक्शन विथ पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये ऐसा बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड बी है ना, और कंपाउंड बी है अपने पास सैलिसल्डिहाइड, ये किसी और दूसरे कंपाउंड से भी मिल सकता है अगर उसका आप पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करवाओ। तो पीसीसी क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के एल्डिहाइड बनाएगा। तो अगर आप ये एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे पीसीसी से तो सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल विल चेंज इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो सारा अंदाजा तो हमें लग ही गया। डार्क ग्रीन कलरेशन, नहीं वायलेट कलर आता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ, और ये हो गया फिनॉल। फिनॉल से फिर बन गया सैलिसल्डिहाइड, और सैलिसल्डिहाइड हम कौन से कंपाउंड से बना सकते हैं? इससे भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पहला हो गया फिनॉल, फिर सैलिसल्डिहाइड रिमर-डिमर रिएक्शन के बाद, और ये सैलिसल्डिहाइड इस कंपाउंड के माइल्ड ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 22, द मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी। अच्छा, फाइनल जो प्रोडक्ट है सी वो हमें बताना है, ठीक है। सबसे शुरुआत में हमने क्या किया? HBr एक्सेस, ओके। तो HBr की रिएक्शन ईथर के साथ भी होगी। एसिड की जो रिएक्शन है वो ईथर के साथ तो होती है, जैसे HI एसिड के साथ होती है, सिमिलरली HBr एसिड के साथ करवा लेंगे। और HBr का एडिशन अल्कीन के ऊपर भी होगा, तो दोनों जगह ही करना पड़ेगा। कर लेते हैं इसको। पहले ईथर क्लीवेज कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा? ऑक्सीजन अपना लोन पर H+ को देगा, तो O के ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब ईथर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ O पॉजिटिव से जुड़े हुए जो दोनों अल्काइल ग्रुप है, अगर दोनों में से कोई भी 3 डिग्री है तो SN1 होता है, दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो SN2 होता है। हालांकि यहाँ पे SN2 ही होगा, वैसे SN2 नहीं होगा, यहाँ पे SN1 ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको फिर भी सेम ही मिलेगा। लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर जाएगा, चाहे ये 3 डिग्री नहीं है, लेकिन लीविंग ग्रुप के पहले लीव करने से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल Br- जुड़ जाएगा, ठीक है। ये भी यहां पे बना देते हैं। अल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन करवा देता हूं, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं इसको। H+ यहां जोड़ो ताकि कार्बोकेटाइन यहां बने, ताकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, और फिर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल Br- अटैच करना है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिला है ना, वो ये मिला है। OH यहां पे है, और इस कार्बन पे भी ब्रोमीन है, और इस कार्बन पे भी ब्रोमीन है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन। तो जिस कार्बन पर अपने पास हेलोजन है वो तो अल्फा हो गया, एडजेसेंट इज बीटा। यहां पर एलिमिनेशन के बाद पाई बॉन्ड आ जाएगा, HBr आपको हटाना है, और जब पाई बॉन्ड आ जाएगा उसके बाद इस पर फिर फर्दर एलिमिनेशन नहीं होगा। इधर से इसके लिए बीटा कार्बन से H+ आपको हटाना पड़ेगा, तो यहां पे भी पाई बॉन्ड आ जाएगा एलिमिनेशन E2 के थ्रू। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मिल गया हमें, ये फिनॉल, और यहां पे 2-2 बार अपने पास पाई बॉन्ड आ गए। लास्ट ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है, कर दो ओजोनोलिसिस इसका, और वो भी कैसा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो डबल बॉन्ड तोड़ो और डबल बॉन्ड लगा दो दोनों तरफ। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे? इसी के जस्ट ऊपर में बना रहा हूं, बाकी सब एज इट इज मेंटेन रखो। यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो ये हाइड्रोजन अटैच करके आप इसे एल्डिहाइड बना दीजिए, और ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी, कंपाउंड नंबर सी जो मेजर प्रोडक्ट है ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अच्छा, ब्रोमीन नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ना, यहाँ पे OH है, OH अपने पास है, ये ब्रोमीन कहाँ से आया? तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो यहाँ पे सारी रिएक्शंस यूटिलाइज हो गई वैसे तो। और आप देख ही रहे होंगे कि अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में ईथर का जो क्लीवेज है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ईथर का क्लीवेज आपको कैसे करना है? SN1 से करना है, SN2 से करना है, वो आप अच्छे से डिसाइड किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23।
द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अच्छा ये तो डायरेक्ट है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमें लगा के दे रखे और सीधा ये पूछा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, बस अल्कीन और अल्काइन को नहीं करता है। तो NO2 को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, अल्कोहल को भी रिड्यूस करेगा। इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्कोहल। कीटोन को भी रिड्यूस करके क्या बनाएगा, अल्कोहल। और NO2 को रिड्यूस करके NH2। सो दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। अल्कीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, NO2 को रिड्यूस करके NH2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सीधा ही आंसर आ गया ये तो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा, इसमें तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 24, द कंपाउंड दैट गिव्स फॉलोइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके लिए ये सारे के सारे इन्फरेंस ट्रू है। जैसे पहला, डाइल्यूट HCl में वो इनसॉल्युबल होगा। अच्छा, डाइल्यूट HCl, एसिड में वो इनसॉल्युबल है, मतलब शायद खुद भी एसिड है, तभी एसिड और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगी। अगर वो बेस है तो बेस तो फिर एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सॉल्ट विल बी सॉल्युबल, तो बेस तो नहीं हो सकता। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और डी में अमाइंस अपने पास हैं, अमाइंस आर बेसिक एंड बेस विल बी सॉल्युबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि बेस तो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब ऑप्शन नंबर ए और बी आपके पास बचा है। NaOH में सॉल्युबल है, तो NaOH में कौन सॉल्युबल होगा या NaOH के साथ कौन रिएक्शन करेगा। अच्छा ये वापस से बता देते हैं, NaOH बेस है, तो बेस के साथ कौन रिएक्शन करेगा, एसिड। लेट अस से कि कोई एसिड Ha है, NaOH में बेस कौन होता है, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन एसिड से H प्लस हटाएगा तो OH माइनस प्लस H2O, सॉरी OH माइनस प्लस H प्लस H2O बनेगा, और बाकी क्या बचा, Na प्लस और A माइनस। अभी अगर ये रिएक्शन फीजिबल है तो ये रिएक्शन तभी फीजिबल होगी ना जब हमारा वाला एसिड, मतलब रिएक्टेंट में जो एसिड है वो प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो। तो प्रोडक्ट में कौन बनाए, कॉन्जुगेट एसिड, वीक, सॉरी प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट एसिड कौन बनाए, वाटर। तो ये रिएक्शन तभी फीजिबल होगी जब गिवन एसिड HA इज मोर एसिडिक देन वाटर। अगर HA एसिड वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर से लेस एसिडिक होता है अल्कोहल, जबकि वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल। तो फिनॉल ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा, ना कि नॉर्मल अल्कोहल। और लास्ट, Br2 वाटर के साथ डीकलराइजेशन हो जाता है, तो ये भी बात सही है, Br2 वाटर का कलर होगा ब्रोमीन कलर। और जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ करेंगे तो ब्रोमीन से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और वो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के ऑर्थो पैरा पे अटैच हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन हो जाएगी मतलब ब्रोमीन कलर खत्म हो जाएगा, सॉरी ब्रोमीन खत्म हो जाएगा तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा, और ये जो बनेगा ना ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो सारे के सारे इन्फरेंस आपको यही इंडिकेट करते हैं कि आप फिनॉल के बारे में बात कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अगेन ये वापस से वही सवाल आ गया, ईथर और ईथर का HI एक्सिस के साथ रिएक्शन, ईथर क्लीवेज विद HI। तो चेक कर लेते हैं, SN1 रिएक्शन होगी या SN2 होगी, NC नहीं CN है ये, साइनाइड। चलो सबसे पहले तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा, उससे O पॉजिटिव बनेगा। नाउ O पॉजिटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बस बात इतनी सी है कि लिविंग ग्रुप पहले ही लीव कर जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब कि SN1 रिएक्शन होगी, या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उस समय लिविंग ग्रुप लीव करेगा, SN2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ तो चलो SN2 ही होगा, क्योंकि O पॉजिटिव के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है कोई भी 3 डिग्री नहीं है। तो कैसे रिएक्शन होगा, SN2 मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, फिनॉल वाला जो बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। सिमिलरली यहाँ पर जैसे आपको लग रहा है ना कि लिविंग ग्रुप अगर आप पहले ही हटा दो, भले से ये 2 डिग्री है लेकिन कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बन सकता है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज, लेकिन वो भी नहीं करना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन एक्चुअली में स्टेबल नहीं बनेगा, अनस्टेबल बन जाएगा CN के माइनस m इफेक्ट की वजह से। तो नहीं बनाना है कार्बोकेटाइन, नहीं करना है SN1 रिएक्शन। यहां पर भी कौन सी रिएक्शन करनी है, SN2। तो SN2 रिएक्शन कैसे करनी है, इस हिस्से को मैं बना देता हूं, ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दिया मैंने। SN2 रिएक्शन,
तो SN2 रिएक्शन में किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल I माइनस अटैक करेगा, ठीक उसी समय पर फिर लिविंग ग्रुप लीव करेगा। न्यूक्लियोफाइल I माइनस अटैक करेगा, ठीक उसी समय पे लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा। हाँ, तो आंसर इसका क्या आ सकता है? इधर ऊपर फिनोल हो चुका है ये, और यहाँ पे CH3I है, मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड हो चुका है, ऊपर वाला पार्ट फिनोल हो गया, नीचे इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल I माइनस अटैच हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। या नीचे पार्ट में से कौन लीविंग ग्रुप लीव कर गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ईथर क्लीवेज वाली जो रिएक्शन है अल्कोहल फिनोल ईथर वाले पार्ट में, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, और इसका मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो ऐसे मत सोचना कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कोर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईथर क्लीवेज के आंसर आप तभी सही बना पाओगे जब आप सही मैकेनिज्म को फॉलो कर पाओगे। तो ये अपने सारे के सारे 25 क्वेश्चंस थे, और इन सभी क्वेश्चन से हमने कोशिश की है कि अल्कोहल फिनोल ईथर और हेलो एल्केन हेलो एरीन के आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ये यूँ मान लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले 5-10 सालों में आए होंगे उनमें सबसे बेस्ट सवाल थे। अगर ये आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपकी इन दोनों चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।